तो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। सबका स्वागत है। तो आज हम एग्जांपल लेंगे एडजॉइंट मेथड से इनवर्स कैसे फाइंड करना है। ठीक है, वैसे आपने ट्राई किया होगा, बहुत आसान है। स्ट्रेट आपको माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं, जैसे हमने कल ये स्टेप्स देखे हैं। सबसे पहले तो पहले स्टेप में डिटर्मिनेंट निकालो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स जो है ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब उस मैट्रिक्स का इनवर्स कभी नहीं आ सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि आप फॉर्मूला में देखो, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए तो ए इनवर्स का वैल्यू आएगा क्या? नहीं। आपको पता है कि डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो नंबर इन्फिनिटी होगा, और वो मैथ्स में नॉट डिफाइन रहता है। इसीलिए डिटर्मिनेंट पहले नॉन जीरो रहना चाहिए, मतलब वो मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप माइनर को फैक्टर निकाल के एडजॉइंट निकालो सेकंड स्टेप में, और तीसरे स्टेप में फॉर्मूला अप्लाई करो, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। समझा? बस अभी यही अप्लाई करना है हमें 2x2 मैट्रिक्स में और 3x3 में। पहले सॉल्व एग्जाम्पल गो थ्रू करते हैं एक बार, फिर उसके बाद एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, एक एग्जाम्पल 1 दिया है, इफ a इज इक्वल टू 2 माइनस 2 4 3 देन फाइंड a इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन एलिमेंट्स के माइनर फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन में देखो कैसे लिखा है, फॉर गिवन मैट्रिक्स ए वी गेट ऑल फोर माइनर्स। अभी देखो, पहला एलिमेंट है ये 2, जिसको आप A11 बोल सकते हैं, और उसका माइनर आएगा कैपिटल M11। तो इसका रो कॉलम हटा दिया तो यहाँ आंसर आएगा माइनर का 3। बाद में दूसरा एलिमेंट है A12, उसका माइनर A-2। -2 का रो कॉलम हटा दिया तो यहाँ पे आंसर आएगा 4, तो माइनर M12 इज इक्वल टू 4। तीसरा एलिमेंट है ये, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, A21, स्मॉल A21, और उसका माइनर आएगा कैपिटल M21। और इसके लिए क्या करेंगे, 4 का कॉलम और रो हटा दो तो क्या बचेगा, -2। और M22 मतलब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला 3, इसका माइनर क्या आएगा, 2। आपको समझ में आ गया कि 3 का रो, दूसरा रो और दूसरा कॉलम हटा दो, डिलीट करो, तो वहां से आपको माइनर मिल जाएगा। अभी ये चार जो माइनर हमने फाइंड किए हैं, इसका यूज करके हमें कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर ऐसे कैपिटल ए से हम डिनोट करते हैं, तो M11 का कोफैक्टर रहेगा A11। और फॉर्मूला क्या है कि ये जो माइनर है ये एज इट इज लिखो यहाँ पे, और इसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ, -1 का पावर। पावर में क्या आता है, I+J, मतलब रो नंबर प्लस कॉलम नंबर। तो बस यही देखो, सफिक्स देखो क्या है, 1 है। ओके, तो मतलब इसका रो नंबर 1 है पहले एलिमेंट का, कॉलम नंबर भी 1 है, तो यहाँ 1+1 लिखो। जो सफिक्स दिख रहा है यहाँ पे नीचे, उन दोनों का एडिशन आपको -1 का पावर लेना है। वैसे A12 अगर मुझे निकालना है, मतलब ये जो माइनर है इसका कोफैक्टर निकालना है, तो इसीलिए पहले तो ये 4 यहाँ पे लिखा, और -1 को क्या पावर दिया, 1+2, क्योंकि इसका रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 2 है। बस -1 + 1 + 2 इंटू 4, यहाँ पे -1 + 2 + 1 इंटू, ये माइनर था -2, +2 आंसर आएगा। A22 -1 + 2 + 2 इंटू माइनर। ठीक है, अभी एक चीज आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमेशा हमेशा क्या होगा, हर बार ये जो एलिमेंट है -2, इसका जो कोफैक्टर है वो कैपिटल A12 आता है, और यहाँ पे 1+2, -1 का जो पावर है, रो नंबर प्लस कॉलम नंबर, 1+2 3 आता है, और यहाँ -1 का पावर जो है वो क्या आया, ऑड नंबर आया, तो उसका आंसर हमेशा निगेटिव आएगा, -1 आएगा। तो इसका मतलब जो भी माइनर है, जो भी माइनर मिला हमें, उसका हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि -1 का पावर ऑड नंबर मतलब -1 आएगा, और -1 से इस माइनर को मल्टीप्लाई किया
-1 से इस माइनर को मल्टीप्लाई किया तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। आपको पता है -1 से -1 से अगर मैंने किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो आप याद रख सकते हैं कि ये दो एलिमेंट A12 और ये A21, इन दोनों के लिए -1 का पावर 2+1 और 1+2 3 आता है, ऑड आता है। तो इस केस में जो भी माइनर मिला, आपको कोफैक्टर निकालते वक्त उसका साइन चेंज करना है। ओके, जैसे माइनर M12 4 मिला तो A12 -4 आएगा, कोफैक्टर नेगेटिव बन गया। और यहाँ पे माइनर -2 था M21 और उसका कोफैक्टर +2 आया। बस खाली साइन चेंज करना है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव बनाओ। ओके, खाली इस दो एलिमेंट के लिए। और बचे हुए दोनों एलिमेंट जो है ये 2 और ये 3, इन दोनों के लिए क्या है एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड, उनके रो नंबर प्लस कॉलम नंबर इवन आता है। जैसे 1+1 2 आता है, 2+2 4 आता है। तो आपको पता है -1 का पावर अगर इवन नंबर है तो वो +1 आता है, और 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वही नंबर आपको मिलेगा। मतलब बचे हुए इन दोनों एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते वक्त माइनर एज इट इज आंसर में आएगा, कोफैक्टर वही आएगा। ये क्लियर हो रहा है ना सबको? तो ये फॉर्मूला याद रखो, आपको पता ही है वैसे। -1 का पावर ऑड -1, -1 का पावर इवन +1। ठीक है, बस अभी यहाँ से हमने कोफैक्टर फाइंड कर लिए। कोफैक्टर फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, पहले तो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं। यहाँ ऑफ कोर्स उन्होंने कोफैक्टर मैट्रिक्स नहीं लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने नहीं लिखा और डायरेक्ट उन्होंने एडजॉइंट ऑफ ए लिखा। अगर आप डायरेक्ट लिख पाते हैं तो बहुत अच्छा, डायरेक्ट नहीं लिख पाते हैं तो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखो। कोफैक्टर मैट्रिक्स में आपको पता है कि चारों के चारों कोफैक्टर ऐसे आते हैं। यहाँ पे A11 आएगा, कैपिटल A12 यहाँ आएगा, कैपिटल A21 और यहाँ कैपिटल A22। ये कोफैक्टर अगर हमने ऐसे लिखे तो आ जाएगा 3 - 4 2 2। और फिर ट्रांसपोज ट्रांसपोज ट्रांसपोज, याद आया ना सबको? कोफैक्टर मैट्रिक्स को एडजॉइंट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए इस मैट्रिक्स का हमें लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब पहला रो जो है R1 वो बन जाएगा पहला कॉलम C1 एडजॉइंट में। मतलब 3 - 4 कॉलम में आएगा और दूसरा रो R2 जो है वो बन जाएगा कॉलम 2। तो 2 2 कॉलम 2 में चला जाएगा। समझ में आया सबको? और अगर आप डायरेक्ट लिख पाते हैं ऐसे ही, पहले दो कोफैक्टर डायरेक्ट पहले कॉलम में और दूसरे दो कोफैक्टर डायरेक्ट दूसरे कॉलम में, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। ओके, लेकिन ये भूलना नहीं है। ओके, फिर से मैं वही बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांसपोज लेना जरूरी है। आपने अगर कोफैक्टर उसी एलिमेंट का उसके ही जगह लिख दिया तो वो एडजॉइंट ऑफ ए नहीं होगा। ओके, बाद में इन्होंने पहले डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड किया, एक्चुअली ये पहला स्टेप करना चाहिए था, क्योंकि उस स्टेप में हमें पता चल जाता है कि डिटर्मिनेंट 0 है या नॉन जीरो है। तो ये पहला स्टेप है, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट ले लो। तो मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 2 - 2 4 3, 2 3 are 6, -4 into -2 -8, माइनस माइनस +8, +14 आया एंड दिस इज नॉन जीरो। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमने एडजॉइंट ये फाइंड कर लिया, ओके, माइनर और कोफैक्टर का यूज करके। और तीसरा स्टेप है फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अभी ए वैल्यूज डाल दो यहाँ पे। तो डिटर्मिनेंट के जगह 14 आएगा, अभी फाइंड किया, और एडजॉइंट के जगह 3 2 - 4 2। तो ए इनवर्स का यही आंसर हो गया। इसको कभी कभी ऐसा दिया रहता है आंसर में, और अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया रहता, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आपको क्या करना पड़ता है, ये 1/14 है ना, 1/14 का मतलब क्या होता है, 1/14 से हर एक
एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको 1/14 से मल्टीप्लाई करो, और 1/14 से मल्टीप्लाई करना मतलब आपको पता है 14 से डिवाइड करो। जो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता है उस वैल्यू से सारे एलिमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला आएगा 3/14, दूसरा आएगा 2/14, तीसरा आएगा -4/14, चौथा आएगा 2/14। ठीक है, और हमेशा ऐसा डिवाइड करने का आदत डाल दो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बोर्ड के सॉल्यूशन में भी ऐसे ही एक्सपेक्ट करते हैं बहुत बार। ये तो स्टेप बीच में आ ही जाता है, यहाँ रुको मत। 14 से हर एक एलिमेंट को डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आता है उससे हर एक एलिमेंट को डिवाइड करते जाओ। तो पहला 3/14 एज इट इज आएगा। ये 2/14 क्या आएगा, 2 1 जा 2 7 जा 1/7 आएगा। ये -4/14, तो ये 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो -2/7 आएगा। और ये 2/14 जो है 2 1 जा 2 7 जा 1/7 आएगा। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो ऐसे 2/2 मैट्रिक्स का आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। मेन स्टेप एडजॉइंट फाइंड करने का ही है, डिटर्मिनेंट तो आपको पता ही है कैसे फाइंड करते। एडजॉइंट फाइंड करना ही आपको आया तो बस आपको सॉल्यूशन आ गया डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके। वैसे ही यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया है 3/3 का। तो 3/3 में क्या है, मैट्रिक्स ए दिया है, उसके हमें पहले माइनर और कोफैक्टर फाइंड करने हैं। इन्होंने तो देखो सॉल्यूशन में डायरेक्ट कोफैक्टर फाइंड किए। अभी इतना सब कुछ डिस्कशन करने के बाद आप डायरेक्ट कोफैक्टर सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, वो भी बताता हूँ। और यहाँ क्लियरली पूछा गया फाइंड ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, तो एडजॉइंट मेथड से लेकिन सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट लेना जरूरी है। तो ये पहला स्टेप है। तो आपको पता ही है डिटर्मिनेंट लेते वक्त पहले ये एलिमेंट 2 हम लिखते हैं, रो 1 रेफरेंस लेते हैं, 2 इंटू ये जो 2/2 डिटर्मिन 2 का रो कॉलम हटा दो, ये डिटर्मिनेंट आएगा 2 -1 -1 2, 2 2 जा 4, माइनस -1 इंटू -1 +1, 4 -1 ब्रैकेट में आएगा। ये माइनस ऑफ -1 आएगा, इसीलिए वो +1 हो गया। बीच में माइनस साइन लेते हैं, याद है ना डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त। तो माइनस ऑफ -1, 1 का कॉलम और रो छोड़ दो, तो -1 -1 1 2 ये डिटर्मिनेंट में आएगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू -1 -2, माइनस ऑफ -1, सो -1 +1 आएगा। और आखिरी का +1 इंटू 1 का कॉलम रो छोड़ के ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, 1 -2। समझा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये पहला पॉजिटिव 1 आएगा, दूसरा 2 आएगा और बीच में माइनस साइन। इसको सिंप्लीफाई किया, 4 -1 3, 3 2 जा 6, ये -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू 1 -1, 6 -2 4, 4 इज नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ए इनवर्स इज एग्जिस्टिंग, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, और फिर अभी दूसरा स्टेप है एडजॉइंट फाइंड करो। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपको को फैक्टर पहले फाइंड करने रहते हैं, माइनर पहले माइनर बाद में को फैक्टर। अभी देखो ये जो पहला एलिमेंट है ये 2, इसका रो नंबर कॉलम नंबर 1 1 है, पहला रो पहला कॉलम, तो उसका को फैक्टर आएगा A11। जब आप को फैक्टर फाइंड करते हैं डायरेक्टली, अभी ये याद रखो, तो आपके स्टेप्स बच जाएंगे। हर बार पहले माइनर फाइंड करो, बाद में को फैक्टर फाइंड करो, वो बहुत सारे स्टेप्स बढ़ जाते हैं। तो डायरेक्ट को फैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता ही है कि इसका रो नंबर कॉलम नंबर क्या है, A11। तो वो क्या आता है, पहला आता है -1 ये दोनों जो सफिक्स में है डिजिट 1 1, इनका एडिशन, -1 का पावर जो है इन दोनों का एडिशन, इनटू माइनर। तो माइनर कैसा निकालते हैं, ये जो 1 1 एलिमेंट है A11, इसका माइनर निकालते वक्त इसका रो और कॉलम हटा दो। इसका रो कॉलम अगर हटा दिया तो ये डिटर्मिनेंट आएगा 2 -1 -1 2। बस यही तो माइनर रहता है, मतलब कैपिटल M11। बस ऐसे डायरेक्ट को फैक्टर अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो बहुत सारे स्टेप्स बच जाएंगे। सेपरेटली माइनर फाइंड करने का जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट को फैक्टर ऐसे आप फाइंड करो। ये डिटर्मिनेंट मतलब ही माइनर है, आपको पता है, M11। बस अभी ये देखो 2 2 जा 4 -1 3,
और -1 का पावर ये 2 आएगा, 2 इवन नंबर है तो ये +1 ही आएगा, +1 इंटू 3 3 आएगा ऐसे। तो ये सॉल्यूशन आप तो अभी पता है। यहाँ पे A12 के केस में -1 का पावर इन दोनों का एडिशन, पहला डिजिट 1 है, मतलब ये एलिमेंट -1, A12 पहला रो दूसरा कॉलम वाला एलिमेंट, उसका कोफैक्टर आएगा -1 रेस टू रो नंबर प्लस कॉलम नंबर उसका इनटू उसका माइनर, कॉलम और रो छोड़ दो तो -1 1 2 डिटर्मिनेंट में आएगा। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्चुअली ये -1 आता है और ये -1 रेस टू 3 जो है वो -1 है, -1 इंटू -1 +1 आता है। ठीक है, तो ऐसे सारे 9 कोफैक्टर आपको फाइंड करने हैं। ये 4 मार्क का क्वेश्चन रहता है। ओके, तो बोर्ड में 4 मार्क मिल जाते हैं। ये 9 फैक्टर आपने समझो फाइंड कर लिए कोफैक्टर। अभी कोफैक्टर को हमें कैसे लिखना है? ये जो पहले 3 कोफैक्टर मिले, A11 A12 A13, ये पहले रो के कोफैक्टर्स हैं। ये जो 3 एलिमेंट्स है ना, इनके कोफैक्टर्स हैं। तो ये आप वर्टिकली लिखो डायरेक्टली, तो 3 1 -1 डायरेक्ट को एडजॉइंट में क्या करते हैं हम, कोफैक्टर्स को पहले कॉलम में लिखते हैं। तो ये पहले रो के कोफैक्टर है, उनको हम पहले कॉलम में लिखेंगे। तो डायरेक्ट लिखो 3 1 -1 पहला कॉलम, डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ एक आएगा 3 1 -1। बाद में दूसरे 3 जो कोफैक्टर है 1 3 1, ये जो 3 एलिमेंट है उनका जो कोफैक्टर मिला, ये दूसरे रो वाले हैं, A21 A22 A23, इनके कोफैक्टर 1 3 1 मिल गए। इनको हमें दूसरे कॉलम में लिखना है। दूसरे रो वाले जो 3 कोफैक्टर है वो हम वर्टिकली लिखते हैं, तो वो दूसरे कॉलम में आएंगे। और तीसरे रो के A31 A32 A33 ये जो कोफैक्टर मिले, इनको तीसरे कॉलम में डायरेक्ट डालो तो वो एडजॉइंट डायरेक्ट मिल जाएगा। ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब बीच में जो कोफैक्टर मैट्रिक्स हम लाते थे वो लिखने का भी जरूरत नहीं, अगर आपको ये समझ में आया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिल्कुल। क्या करना है, जो पहले रो वाले कोफैक्टर मिले उनको पहले कॉलम में लिखो, याद रखो ये कॉलम में लिखना है। बाद में दूसरे रो वाले A21 A22 A23 मिले उसको दूसरे कॉलम में लिखो, और तीसरा रो जो है A31 A32 A33 इनको तीसरे कॉलम में लिखो, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अभी डिटर्मिनेंट फाइंड किया हमने पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में एडजॉइंट। अभी फॉर्मूला यूज करो, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 4 इंटू एडजॉइंट। बस ये हुआ ए इनवर्स। जैसे मैंने बताया, फिर भी इसको अगर आपको आगे और सिंप्लीफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, हर एक नंबर को अंदर 4 से डिवाइड करो, क्योंकि यहाँ डिटर्मिनेंट 4 आया, तो आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे फाइनल आंसर ये आएगा 3/4 1/4 -1/4 1/4 3/4 1/4 -1/4 1/4 एंड 3/4। ठीक है, ये आपका आंसर आया। देखो आपने ऐसे भी लिखा तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन हर बार क्या करो, आदत डाल दो। ये तो स्टेप आपने लिखा है, इसके बाद ये भी स्टेप लिखने का आदत डाल दो, क्योंकि बहुत बार कुछ इन्विजिलेटर जो रहते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम वाले, उनका एक्सपेक्टेशन रहता है कि इस 4 से अंदर डिवाइड किया रहना चाहिए। तो आप दोनों स्टेप लिख लो, वैसे 4 मार्क का है तो ये स्टेप तो आपने लिखा ही है, तो उसके यहाँ तक अगर फुल मार्क्स है तो मिल जाएंगे। अगर उनको ये भी स्टेप चाहिए तो ये भी लिखो, ताकि यहाँ तक अगर फुल मार्क्स है तो वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे। तो ये हुआ एडजॉइंट मेथड से ए इनवर्स फाइंड करना। ठीक है, आज का डिस्कशन एक्चुअली मुझे यही लेना था। एग्जाम्पल 3 हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन जो है वो महाराष्ट्र सीटी में पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल 3 जैसे। अभी एक्सरसाइज 2 में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने आपको बोला था कि आप सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन के एडजॉइंट फाइंड करो पहले, और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, और उसका यूज करके इनवर्स फाइंड करो। तो आपने किया होगा ये सॉल्व। मैं अभी फर्स्ट और थर्ड सॉल्व करूंगा, वो ध्यान से सुनो, अच्छे से समझ लो, और स्टेप्स कैसे लिखने हैं वो भी याद रखो। स्टेप 1 डिटर्मिनेंट, स्टेप 2 एडजॉइंट, और स्टेप 3 फॉर्मूला।
3 स्टेप वाला हमारा सॉल्यूशन है। चलो तो क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 5 का फर्स्ट। तो अभी इसका इनवर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। 2x2 वाला तो बहुत आसान रहता है। अभी चाहे तो आप खुद लिख लो बचा हुआ लेक्चर। हाँ, क्योंकि हमें ये सॉल्व करने हैं। तो इसको सबसे पहले स्टेप में हम लेते हैं लेट गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू कैपिटल A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स यहाँ पे ऐसे आएगा -1 5 -3 2 -1 5 -3 2। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहता है, हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट में -1 -3 5 2 सॉल्व करो। -1 इंटू 2 -2 माइनस 5 इंटू -3 -15, ये हुआ डिटर्मिनेंट। -2 + 15 और ये आ जाएगा +13। दिस इज नॉन जीरो। तो देयरफॉर लिखना है A इनवर्स एग्जिस्ट। ये लिखो, ये आदत ही डाल दो, ताकि क्या होगा कि कभी कभी अगर 1-2 मार्क का क्वेश्चन रहता है और उसमें डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, तो बस इतना आप लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट अगर 0 आया तो लिखने का A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया? तो 2 मार्क वाले क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। तो उस केस में आपको बस डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और 0 आया तो लिखना है A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बस, अभी एग्जिस्ट नहीं होता था आगे सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया, 13 आया, इसीलिए अभी सॉल्व करेंगे। ये पहला स्टेप हुआ हमारा, डिटर्मिनेंट लिखते हैं हम। दूसरा स्टेप में क्या फाइंड करते हैं हम, एडजॉइंट। और एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें चारों के चारों कोफैक्टर चाहिए। तो सबसे पहले ये जो पहला एलिमेंट है -1, वो R1 और C1 में है, रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2 ऐसे। तो R1 R2 C1 C2, तो पहला एलिमेंट आएगा 1 1, तो उसका माइनर आएगा M11 इज इक्वल टू, ये 1 1 मतलब पहला रो पहला कॉलम हटा दो तो उसका माइनर आएगा 2। अभी इसका को फैक्टर क्या आएगा, A11 इज इक्वल टू -1 रेस टू इन दोनों डिजिट का एडिशन 1 1 1 + 1 इंटू M11 का वैल्यू 2 जो मिला। अभी -1 रेस टू 2 जो है E1 है, E1 आएगा पावर तो -1 का वो +1 आएगा, +1 इंटू 2 2, डायरेक्ट लिख लिया। बाद में दूसरा M12 मतलब पहले रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट A5, 5 का माइनर, 5 का रो कॉलम छोड़ दो तो आपको मिलेगा माइनर -3, और A12 इज इक्वल टू -1 का पावर 1 + 2 इंटू -3। आपको पता ही है अभी -1 का पावर 2 + 1 3 है, 3 ऑड है। ऑड अगर होगा तो -1 का पावर ऑड है तो -1 आएगा, -1 इंटू -3 + 3। मतलब जब भी -1 का पावर ऑड आता है ना, तो आप क्या करो, डायरेक्ट इस माइनर का साइन चेंज कर लो। बस माइनर का साइन चेंज कर लो, वो कोफैक्टर हो जाएगा। समझ में आया? बाद में M21 मतलब दूसरा रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट -3, उसका माइनर 5 आएगा। उसका रो कॉलम हटा दिया तो 5 बचेगा। और यहाँ A21 इज इक्वल टू -1 रेस टू 2 + 1 इंटू माइनर जो है 5। अभी 2 + 1 फिर से 3 आएगा, -1 का पावर 3, 3 मतलब ऑड, -1 का पावर 3 अगर लेंगे तो -1 आंसर आएगा, -1 इंटू 5 -5। ओके, बाद में M22 ये वाला एलिमेंट, उसका माइनर आएगा -1, और को फैक्टर A22 -1 का पावर 2 + 2 इंटू -1। अभी -1 का पावर 4 है, E1 है तो +1 आएगा, +1 इंटू -1 -1। तो आप देख पा रहे, जैसा मैंने बोला था कि ये दोनों माइनर निगेटिव था, को फैक्टर पॉजिटिव आया।
और यहाँ माइनर पॉजिटिव था, कोफैक्टर निगेटिव मिला। इन दोनों के साइंस चेंज क्यों हुए? क्योंकि इन दोनों का रो नंबर प्लस कॉलम नंबर ऑड मिला, और -1 का पावर ऑड लेते हैं तब वो -1 आता है। तो जब भी आप ये डायरेक्ट याद रखो कि जब भी हम कोफैक्टर निकालते हैं तो जिस एलिमेंट का रो नंबर प्लस कॉलम नंबर, रो का नंबर और कॉलम का नंबर अगर ऑड आता है तो कोफैक्टर लेते वक्त उसके माइनर का साइन चेंज करना पड़ता है। ओके, अभी ये हुआ हमारे चारों कोफैक्टर। अभी डायरेक्ट कोफैक्टर देख के आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे लिखना है वो भी मैंने बताया था कि आपको क्या करना है। जब एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, एडजॉइंट ए, तो पहले रो के A11 और A12 के जो दोनों कोफैक्टर मिले 2 3, वो पहले कॉलम में लिखो, और दूसरे रो के सेकंड रो जो था -3 2, इसके जो कोफैक्टर मिले हमें वो मिले -5 -1, वो सेकंड कॉलम में लिखने हैं, वर्टिकली लिखने हैं। समझा? तो ये आएगा एडजॉइंट ए। ये हुआ सेकंड स्टेप। अभी लास्ट स्टेप तो आपको सबको याद है, स्टेप नंबर 3, A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A is equal to 1 upon determinant मिला था 13 into adjoint of A हमने निकाला है 2 -5 3 -1, 2 -5 3 -1। ये आंसर हो गया। और जैसे मैंने बोला और एक स्टेप लिखने का आदत डाल दो, 2/13 -5/13 3/13 -1/13। सो दिस इज अवर आंसर, फाइनल स्टेप। ओके, ये 2/2 का हुआ। ऐसे ही आपको 3/3 का भी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन 5 का जो सेकंड है वो अभी हम लेंगे। तो फिर से सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं? लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3/3 मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये 1 0 0 3 3 0 5 2 -1, 1 0 0 3 3 0 और 5 2 -1। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहता है? स्टेप 1, डिटर्मिनेंट फाइंड करो पहले। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट में सब कुछ आएगा ये 3/3 मैट्रिक्स 1 3 5 0 3 2 0 0 -1। अभी 1 इंटू मैट्रिक्स, 1 इंटू 1 का रो कॉलम हटा दिया तो मैट्रिक्स में आएगा 3 0 2 -1, -0 इंटू मैट्रिक्स और +0 इंटू मैट्रिक्स। ये लिखा नहीं तो भी चलेगा, क्योंकि पहले रो का ये एलिमेंट 0 ही है तो 0 इंटू एनीथिंग 0 ही आ जाएगा। तो अभी ये लिखने का जरूरत ही नहीं, इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली ये दोनों तो 0 ही आ जाएंगे। बस इतना ही हमें सॉल्व करना है। समझा ना सब लोगों को? तो इज इक्वल टू -3, डिटर्मिनेंट में 3 इंटू -1 -3 -0, तो आया -3, और -3 इज नॉन जीरो। सो ऐसा लिख सकते हैं, देयर फोर ए इनवर्स एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसीलिए। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, सॉरी स्टेप नंबर 2, दूसरे स्टेप में डायरेक्ट अभी कोफैक्टर फाइंड करो। तो पहले रो के कोफैक्टर A11 आएगा, A12 आएगा और A13 आएगा। पहला रो जो है 1 का कोफैक्टर, 0 का कोफैक्टर और ये 0 का कोफैक्टर। कोफैक्टर फाइंड करते वक्त आपको याद है, सबसे पहले हम -1 का पावर, इन दोनों जो सफिक्स है उनका एडिशन लेते हैं 1 + 1 इंटू यहाँ पे माइनर। माइनर क्या आएगा? 2/2 डिटर्मिनेंट। तो A11 एलिमेंट रो 1 में, रो 1 में जो पहला एलिमेंट है कॉलम 1 में 1 है, 1 का माइनर निकालते हो उसका रो कॉलम हटा दो तो यहाँ डिटर्मिनेंट में आएगा 3 0 2 -1, 3 0 2 -1। समझा? अभी -1 का पावर है तो इवन ही है, तो 2 है, -1 का पावर 2 तो वो +1 आएगा। और डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है, -3 -0 दैट इज -3। ये हुआ A11। बाद में A12, A12 ए है
एलिमेंट 0 उसका कोफैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालते वक्त -1 का पावर 1+2 इंटू उसका माइनर निकालते वक्त उसका कॉलम और रो छोड़ दो। तो उसका कॉलम कौन सा है? सेकंड कॉलम। ये सेकंड कॉलम छोड़ दो और पहला रो छोड़ दो। तो आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा 305 -1। तो लिखो 305 -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 का पावर 3 आएगा, तो वो -1 आएगा। और इनटू डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो -3 -5 0 जा 0। तो ये -3 इंटू -1 +3 आया। समझा? वैसे A13 तो -1 रेस टू 1+3 इंटू माइनर 1+3 मतलब क्या आएगा बेटा? यहाँ पे 4 पावर, तो वो +1 ही आएगा। +1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। और यहाँ A13 मतलब पहला रो तीसरे कॉलम वाला जो एलिमेंट है ये 0, इसका माइनर निकालने के लिए उसका रो और कॉलम हटा दो माइनर निकालने के लिए। तो 3352 आएगा। 3352 3 2 जा अभी -1 रेस टू 4 वो तो +1 ही आता है। वो मैं अभी बार बार नहीं बताऊंगा। आपको पता है -1 का पावर इवन नंबर आएगा तो +1, -1 का पावर ऑड नंबर आए तो ऐसे -1 आएगा। यहाँ +1 आएगा तो नहीं लिखा तो भी चलेगा। 3 2 जा 6 -5 3 जा 15, 6 -15 -9 आएगा। तो ये पहले रो के 3 कोफैक्टर हो गए। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी के सेकंड रो के कोफैक्टर निकालो। तो क्या क्या आएंगे? A21 A22 और A23 बाद में A31 A32 और A33। ये सारे कोफैक्टर निकालने। कोफैक्टर निकालते वक्त -1 का पावर 2+1 -1 का पावर 2+2, यहाँ -1 का पावर 2+3, यहाँ -1 का पावर 3+1, -1 का पावर 3+2। जो यहाँ सफिक्स है वो दोनों डिजिट ऐड करो और -1 का पावर लिख दो। -1 का पावर 3+3। अब निकालने हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करने हैं इसके माइनर। अभी माइनर मल्टीप्लाई मतलब यहाँ ये सारे 2/2 डिटर्मिनेंट्स आएंगे। ठीक है, सारे एक साथ कर रहे इसीलिए सब एक साथ ही लिख रहे। अभी A21 का माइनर, A21 मतलब ए वाला एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट। तो A21 जो है तो इसका सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो। तो इसको अगर हटा देंगे तो 002 -1 मिलेगा। तो 002 -1, समझा ना? ओके, इसका सेकंड रो और पहला कॉलम हटा दिया। तो पहला कॉलम और सेकंड रो हटा दिया तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे 002 -1। बाद में A22 मतलब ये मिडल एलिमेंट, उसका रो कॉलम है दूसरा दूसरा हटा दिया तो 105 -1 बचेगा। 105 -1। बाद में A23 मतलब ये 0 एलिमेंट, इसका सेकंड रो और तीसरा कॉलम हटा दो तो 1052 बचेगा, वही माइनर आएगा। बाद में A31 मतलब ये एलिमेंट, उसका रो कॉलम और रो हटा दिया तो 0030 0030। A32 मतलब A2, इसका कॉलम और रो हटा दिया तो माइनर क्या आएगा? 1030। बाद में A33 ये आखिरी का एलिमेंट, इसका तीसरा कॉलम और तीसरा रो हटा दिया तो 1033 बचेगा यहाँ पे 1033। अभी इसको सिंप्लीफाई करो। अभी -1 का पावर 3 आएगा तो इसीलिए वो -1 आएगा इनटू डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 -0 0। तो 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 ही आता है। -1 का पावर +4 आएगा तो वो +1 आएगा इनटू मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट का वैल्यू -1 -0। तो ये -1 इंटू 1 -1 आएगा। बाद में -1 का पावर 5, वो क्या है? ऑड नंबर है इसीलिए -1 आएगा इनटू
डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 1 जा 2 माइनस 5 0 जा 0, सो 2 इंटू -1 -2। बाद में ये -1 का पावर 4 मतलब +1 आएगा, इंटू 0 - 0 इज 0 ओनली, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 आया। यहाँ पे भी 0 - 0 0 ही आएगा। -1 का पावर ये -1 है, लेकिन ये 0 ही है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो इसीलिए 0। और बाद में ये आखिरी का -1 का पावर 3 + 3 6, 6 मतलब इवन नंबर है, तो वो +1 आएगा, इंटू 3 3 1 जा 3 -3 0 जा 0, सो 3 - 0 3 3 इंटू 1 3। तो ये सारे कोफैक्टर हमने फाइंड कर लिए। अभी एडजॉइंट ऑफ ए लिखो, सो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले 3 रो के 3 कोफैक्टर जो है वो पहले कॉलम में लिखने हैं, तो -3 3 -9, -3 3 -9 पहले कॉलम में लिख लिए। बाद में दूसरे रो वाले कोफैक्टर ये जो 3 है, इनको दूसरे कॉलम में लिखा, 0 -1 -2, 0 -1 -2। और तीसरे रो वाले 3 जो कोफैक्टर मिले, इनको तीसरे कॉलम में लिखो, 0 0 3। तो ये हुआ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और आखिरी का स्टेप नंबर 3, हमारा फॉर्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कितना आया था देख लो, -3 आया था, यहाँ अपॉन में -3 इनटू एडजॉइंट। एडजॉइंट में एडजॉइंट में आप एज इट इज वैल्यू लिख लो, -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। अभी इस -3 से आप डिवाइड कर सकते हैं हर एक एलिमेंट को। -3 से डिवाइड करेंगे तो -3 अपॉन -3 1, 0 अपॉन -3 0, 0 अपॉन -3 0, 3 अपॉन -3 -1, -1 अपॉन -3 1/3, यहाँ पे 0, ये 1/3 है। ये -9 अपॉन -3 +3 आएगा, -2 अपॉन -3 2/3 आएगा, और 3 अपॉन -3 -1 आएगा। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर किसका, ए इनवर्स का, इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। बहुत आसान है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हमें ए इंटू ए इनवर्स लेना रहता था, इज इक्वल टू आई, और फिर इसको आई में कन्वर्ट करना रहता था, और इसको भी वही कन्वर्जन करके बाद में आंसर आ जाता था, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़े से डिफिकल्ट है, लेकिन एडजॉइंट निकालो और डायरेक्ट डिटर्मिनेंट से डिवाइड करो, ये डायरेक्टली हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से, ये थोड़ा सा आसान है। ओके, सो थैंक यू ऑल वेरी मच। आज का होमवर्क क्या है देख लो। सी, आपको एक्सरसाइज 2.2 का अभी क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है। कोफैक्टर फाइंड करो सारे एलिमेंट के, पहला और दूसरा, ये पूरा होमवर्क। फाइंड द कोफैक्टर्स, सेकंड क्वेश्चन होमवर्क। तीसरा क्वेश्चन एडजॉइंट फाइंड करना है इन दोनों का, तो एडजॉइंट फाइंड करना हमने सिखाया है, ये भी आज तीसरा क्वेश्चन भी होमवर्क, ये सॉल्व कर लो। चौथे क्वेश्चन को हम कल सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में, तो इसको छोड़ दो। और पांचवा हमने बोला जैसे सेकंड और फोर्थ आप सॉल्व करो, मैंने फर्स्ट और थर्ड सॉल्व करके दिया। और छठवा आपने ऑलरेडी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व किया होगा। अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व नहीं किया तो सिक्स्थ क्वेश्चन आप एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करो। अभी ये आसान मेथड है, समझ में आया? क्योंकि यहाँ इनवर्स ही पूछा, तो इनवर्स आप कौन से भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको इसके पहला और तीसरा क्वेश्चन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करवा के बताया था। अभी चाहे तो ये बचे हुए दोनों आपने सॉल्व नहीं किए, तो उनको एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करो, वो प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया, एक खाली क्वेश्चन 4 छोड़ के। इसके ऊपर सीईटी में क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं इसको साइड में रखता हूँ, और इसके कुछ शॉर्टकट भी बताने हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय।